हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलो बेटा, ट्वेल्थ वाले और नीट वाले बच्चे एकदम सीरियस हो जाइए। जो ट्वेल्थ वाले कल के दिन एग्जाम होने वाले हैं, आपको बेटा एकदम बिल्कुल जग जाना है। यहाँ पे हमारी जो टॉपिक हो रही है ना, बिल्कुल रैपिड सेशन में हो रहा है और जल्दी जल्दी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो हेडलाइट मतलब कि हाईलाइटेड पॉइंट है, उस पॉइंट को अपन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में है क्या कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कंडीशन में हम बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारा डेट की भी बात आती है। तो चलो यहाँ पे हम लोग एक डेट की बारे में बात करें जो इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में। जो इम्पॉर्टेंट डे की बारे में बात करते हैं बेटा, उसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि पीछे से लेकर के चलता हूँ, जहाँ शुरू से ही अपन बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्राइटेरिया होगा कि इस जगह पे हम लोग बात करते हैं क्या कि इस सीन में आपको दिखाया जा रहा है कि बेटा कि कितनी डेट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो शुरू से मैं शुरू करता हूँ। देखो, इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को होता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट कब? 5 जून को। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स डे जो है 11 जुलाई को 1 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और 1 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग डे बोला जाता है बेटा। ब्रेस्ट फीडिंग डे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि 17 अप्रैल को आपका जो है बेटा यहाँ पे बात करा जाता है कि हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। कौन सा? 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे आपका जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक अस्थमा डे के बारे में बात करते हैं तो 3 मई को अस्थमा डे मनाया जाता है। और 8 मई को बेटा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 22 मैं बताया होगा कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। 31 मई के कंडीशन में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, आपको बताया हुआ था मैंने। और 5 जून को हमने कहा था कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, अभी भी रिपीट किया हूँ। ठीक है। यहाँ पे बेटा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्टअप हूँ। चलिए, डिस्टरबेंस था, कोई बात नहीं। 28 अगस्त को आपको मलेरिया डे मनाया जाता है। कब? 28 अगस्त को मलेरिया डे मनाते हैं, 28 अगस्त को। फिर जो हमारे पास बेटा एक एक जो है ओजोन डे के कंडीशन में बात करी जाती है, तो हम ओजोन डे के बारे में बात करते हैं बेटा। 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि 21 सितंबर को हम लोग जो है अल्जाइमर डे मनाते हैं। और यहाँ पे बात करो बेटा तो 16 मतलब कि 26 सितंबर बोला जाए तो वर्ल्ड डिप डे मतलब कि बहरापन वाला बात करते हैं। 1 अक्टूबर को मतलब ब्लड डोनेशन डे बोला जाता है। कितना? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन डे, याद रखिएगा। ब्लड डोनेट करना चाहिए सबको, मतलब कि ये आपको कभी ना कभी काम आएंगे किसी न किसी इमरजेंसी कंडीशन में। तो बिल्कुल बेटा, वर्ल्ड डोनेशन डे, ब्लड डोनेशन डे जो बात करते हैं तो हम लोग कब? 1 अक्टूबर की बात करते हैं। चलो, यहाँ पे एनिमल वेलफेयर डे 3 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटा। कब? 3 अक्टूबर को। और आप लोग थोड़ा सा जोक सपाट, 2 अक्टूबर को हमारे गांधी जयंती है, जाने तो कोई बात नहीं है। 2 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाते हैं। वेजिटेरियन समझ में आ रहा ना? और यहाँ पे हम लोग 10 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड जो है मटेरियल मतलब कि, हाँ मतलब कि यहाँ पे सीधे तरीके से कहा जाए, हाँ, मैटरनल हेल्थ डे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो डाटा है बेटा कि इसमें हमारे पास 14 नवंबर, आप जानते, चिल्ड्रंस डे। ठीक है। और 14 नवंबर को हम बात करते हैं तो वर्ल्ड डायबिटिक डे होता है बेटा। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे। आपके बायोलॉजी का जितना इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डे के माने मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ हम लोग यहाँ तक जो है बात कर लिए हैं कि कौन कौन सा डे है। तो हेल्थ डे, पॉपुलेशन डे, उसके बारे में बात कर लिया ना। तो एक एक समरी देखिए कि जितनी इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो हम लोग एड्स डे कब? 1 दिसंबर की बात करते हैं।
फिर जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के कब जी 11 जुलाई को बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बात करते हैं, 7 अप्रैल को बात करते हैं। तो चलिए ये छोटा सा अपने पास जो है एक डे डेट के बारे में हमने बात कर लिया। चलो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखने जाएंगे। हमारा चैप्टर है बेटा क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, HHD, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इसमें हम बात करते हैं तो डिजीज का मतलब आप लोग जानते हो कि हम बात करते हैं कि WHO के हिसाब से कि सिर्फ और सिर्फ बीमार ना हो तभी हम कहते हैं कि भैया कि हम हेल्दी हैं। सिर्फ बीमारी ना हो तभी आप हेल्दी नहीं हैं। इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया ने वर्ल्ड हेल्थ WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको करिए कि कहा कि भैया आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली आप अच्छे हो, तब आपको सेक्सुअली बिहेवियरली सब चीज़ों से आप अच्छे हो, तब आपको कहा जाएगा कि यू आर हेल्दी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हेल्थ के हिसाब से बात करते हैं कि हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, किस चीज़ों से अफेक्ट होते प्रभावित होते हैं हमारा हेल्थ। तो बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और आपकी लाइफ स्टाइल भी आपको बीमार कर सकता है। फैक्टर जो मेंटेन करता है गुड हेल्थ, आपकी बुक में बिल्कुल मैं शॉर्ट में अपने नोट्स से आपको डील कर रहा हूँ। बैलेंस डाइट आप लीजिए तो हेल्दी रहोगे। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, अरे भैया दूसरे का कपड़ा मत पहनिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, दूसरे का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करिए, पर्सनल चीज़ों को, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, आप हेल्दी रहोगे। डिजीज दो तरह का होता है, एक इन्फेक्टिशियस जो संक्रमित रोग के बारे में, दूसरा नॉन इन्फेक्टिशियस जो संक्रामक नहीं है। तो संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो इसके लिए आप बात करते हो कि भैया संक्रमण के कंडीशन में बात करते हो तो कैसे होगा, मतलब कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलेगी। तो ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे में, उसके लिए पैथोजन की जो जिसके द्वारा हो रहा है इन्फेक्शन उसको पैथोजन कहते हैं। जैसे एड्स मान लो, हेपेटाइटिस बी मान लो, ये सब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो नॉन इन्फेक्टिशियस जो कि एक से दूसरे में ना फैले, नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर, एक से दूसरे में नहीं फैले, ड्यू टू द हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है। उसमें हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर हो, डेफिशिएंसी हो, किसी चीज़ का कमी हो गया हो, या हैबिट की वजह से हो रहा हो। जैसे मान लो कि कैंसर, ये फैलेगा किसी में, अरे कैंसर किसी में फैलेगा, डायबिटीज़ किसी में फैलेगा, समझ में आ रहा ना। तो ये चीज़ें नहीं फैलती है। तो आपको चलो कि कॉमन जो मानव में होने वाला बीमारी का नाम बताता हूँ, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल, हेलमिंथिस इसके द्वारा होता है। चलो कॉमन है बेटा, याद रखना दिमाग में, बैक्टीरिया से होने वाला है, टाइफाइड है, निमोनिया है, प्लेग है, टेटनस है, डिप्थीरिया है, सबका सब ये सब बात करते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया से होने वाला है। चलो यहाँ पे वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड, पोलियो, निमोनिया, मिजिल्स की बात करते थे। मिजिल्स भी क्या है जी, मिजिल्स भी क्या है, मिजिल्स भी वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज मलेरिया, एमीबेसिस की बारे में बात करता हूँ। फिर जो है हम बात करेंगे फंजाई से होने वाला डिजीज, रिंग वर्म, दांत खाज, खुजली, दिनाय, ये सब। हेलमिंथिस से होने वाले एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस, दोनों के दोनों, एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव। इसको क्या कहते हो जी बेटा, हाथी पाँव। क्या कहोगे, हाथी पाँव, मतलब पैर फूल जाता है, हाथी पाँव। अब हमारे पास टाइफाइड के क्राइटेरिया है बेटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, लेकिन आप जानिए कि टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए जो टेस्ट करी जाती है इसको विडाल टेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम निमोनिया की बात करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो यहाँ पे बैक्टीरिया जिसके द्वारा निमोनिया होता है। अब इन्फेक्ट होता है, किसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स के अल्वेलाई, जो एयर सेक्स है, वायु कोष्ठ है, उसके इन्फेक्शन से हो जाता है। अदर एग्जाम्पल जो है बात करते हैं, डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये सारे के सारा अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिजीज में। तो टाइफाइड, निमोनिया, डिसेंट्री, प्लेग, ठीक है ना, डिप्थीरिया, ये सब के बारे में बात करते हैं। वायरल डिजीज के कंडीशन में बात करो बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारा वायरल डिजीज है जिसके कंडीशन में हमको बात करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने कहा कि भैया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो एड्स है, आपको एड्स के कंडीशन में बात करते हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, ठीक है ना, जेनेटल हर्पीज है, जेनेटल वॉर्ट है, ठीक है ना, ट्रैकोमोनियासिस है, क्लेमाइडियासिस है, बहुत सारा डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक से दूसरे। जाने दो, हम वायरल दूसरी बात करते हैं। कॉमन कोल्ड भी वायरस है, लेकिन ये फैलता है राइनो वायरस से। किससे फैलता है, राइनो वायरस से फैलता है। यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आपको वायरल, ये तो हुई या पोलियो है, मिजिल्स मतलब मिजिल्स नहीं, हाँ मिजिल्स भी है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है,
ये सब का सब क्या है, कॉमन कोल्ड है, ये सब वायरल है, वायरस से होने वाला डिजीज है। मलेरिया लेकिन बेटा किसके द्वारा, इसका पैथोजन कौन है, प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ से होने वाले डिजीज के बारे में बात कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट जो है इसके दो होस्ट होते हैं, दो में ये अपना बास करते हैं, एक तो ह्यूमन हो गया और दूसरा जो है फीमेल हो गया। तो इसमें बोला जाता है बेटा कि फीमेल के कंडीशन में, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के कंडीशन में बोला जाता है, मस्कीटो मच्छर जो है, मादा एनोफिलिस मस्कीटो, मादा एनोफिलिस मच्छर, ठीक है ना, उसके लिए मलेरियल पैरासाइट जो है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है ह्यूमन होस्ट में, इसलिए इसको प्राइमरी नहीं बोलते, लेकिन मस्कीटो में ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, इसलिए प्राइमरी जो बोला जाता है, किसको बोला जाएगा, मच्छर को प्राइमरी होस्ट बोला जाता है। लॉजिक समझ गए, लेकिन इसके दो होस्ट होते हैं। अमीबियासिस के कंडीशन में अमेबिक डिसेंट्री की बात करते हैं तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है, ठीक है ना, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसको कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। यहाँ हेलमेंथिस से मतलब कि एक वर्म से, कीड़ा से होने वाला जो है एस्केरियसिस, पैथोजन एस्केरिस है। यह एलिफेंटियासिस की बात करते हैं या फिलेरियासिस की बात करते हैं तो इसका पैथोजन उच्चरेरिया बैंक्रॉप्टी है, उच्चरेरिया बैंक्रॉप्टी है। फंगल डिजीज के बारे में बात करो बेटा तो रिंग वर्म जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं फोकस करूंगा, थोड़ा टाइम दूंगा। रिंग वर्म, ठीक है ना, ये डिजीज है बेटा, इसको कॉज करने वाला इसका जो पैथोजन है फंजाई है। इसको कौन कौन सा है, तो तीन यहाँ पे स्पेसीज दिया हुआ है, ठीक है ना, माइकोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा और इपीडर्मोफाइटोन। हाँ, ट्राइकोडर्मा, इपीडर्मोफाइटोन, माइकोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटोन, ये तीनों का तीनों क्या करता है, रिंग वर्म, दांत, खाज, खुजली, ये सब करेंगे। अब वायरल डिजीज के कंडीशन में आपको बात करूँ ना बेटा, तो वायरल डिजीज का एक मैंने लिस्ट पहले ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ कि कौन कौन हो सकता है। तो डेंगू जो है ये भी डेंगू वायरस से होता है, इसे एडिस मस्कीटो ट्रांसमिट करते, फैलाने वाला ये है, वेक्टर है, ये क्या है बेटा, वेक्टर है, ठीक है ना। ये पैथोजन है जो डिजीज कॉज करेगा, ये कौन डिजीज कॉज करेगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे दूसरी कंडीशन है बेटा कि पहला तो ये हो गया, दूसरा जो है वायरल डिजीज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग जो है इस जगह पे दूसरे चिकनगुनिया के कंडीशन में, डेंगू तो हो गया, ये क्या है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होने वाला है अल्फा वायरस से, कौन से, अल्फा वायरस, किससे, अल्फा वायरस से, ये भी एडिस मस्कीटो को काटने से होगा। तीसरा हमारे पास है एवियन फ्लू, एवियन फ्लू, एवियन फ्लू, ये जो होने वाला है H5N1 वायरस से, H5N1 वायरस से। ये कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पोल्ट्री, मतलब समझ में आ रहा ना, मुर्गी में जो होता है, बर्ड फ्लू, याद है ना, एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैलता है यह। H1N1 स्वान फ्लू, बर्ड फ्लू तो हो गया, बर्ड फ्लू के कंडीशन में कौन सा जी, H5N1 वायरस, याद रखिए। बर्ड फ्लू में कौन सा, एवियन फ्लू बोलते हैं उसको, बर्ड फ्लू बोलते हैं H5N1, लेकिन आपको स्वाइन फ्लू बोला जाए तो H1N1। अरे आएगा क्या, यहाँ पे 5 लगा देना पहले, ठीक है ना। पहला जो हमने कहा कि जो बर्ड फ्लू की कंडीशन कि H5N1 और स्वाइन फ्लू में H1N1, ठीक है ना, कांटेक्ट से होता है। ये भी कंडीशन क्या है जी, इसमें क्या होता है, किसके कांटेक्ट में आने से होता है, तो पिग, समझते ना, सुअर, इसमें कफ होगा, छिकी होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है आ जाएगा। चलो यहाँ पे बेटा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें बात करना पड़ेगा कि ये इन्फेक्टिव स्टेज मलेरिया का इस बार का इम्पॉर्टेंट है बेटा, मलेरिया, कैंसर, और हमें बात करना पड़ेगा कि मलेरिया कैंसर तो चलेगा ही चलेगा, मतलब कि ये दोनों डिजीज़ को आप टारगेट पे लीजिए। तो इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम ले लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा सहूलियत होगा, एनसीईआरटी की डायग्राम ज़्यादा सहूलियत होगा, उसको आप देखोगे तो ज़्यादा क्लियर फील होगा, ठीक आ जाएगा। तो इसको एनसीईआरटी वाले डायग्राम को मैं इस यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेरी नोट्स थोड़ी सी है, अच्छी है, बट उसमें आप उतने क्लियर फिगर नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा मैंने क्या किया कि देखो बेटा यहाँ पे क्या करता है कि एक मच्छर ने काटा, एक मच्छर क्या क्या काट लिया, काटा इस इंसान के यहाँ पे जो पैरासाइट होता है जिसको स्पोरोजोइट्स बोलते हैं, ये
ये इंटर कर गया कहाँ पे, लीवर सेल में, लीवर में। कहाँ पे चला गया, लीवर में। लीवर में गया, लीवर से फिर क्या होगा बेटा कि ये आगे की तरफ जाएगा और ये हमारे ब्लड में एंट्री कर जाएगा। कहाँ पे, ब्लड में एंट्री कर गया और ब्लड सेल को इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करता है और बहुत सारा जो है यहाँ पे ये सेल करा और जैसे ही ये इन्फेक्टेड सेल बना दिया तो ये आरबीसी हमारा ब्लड जो फट गया और फटने के बाद आगे की तरफ मूव करेगा। कहाँ पे, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये देख लो कि इसी जगह पे हमारे पास पैरासाइट जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शंस करता है ब्लड के अंदर, और ये जो है ये बहुत सारा सेल इसमें बना लिया और ब्लड जैसे ही रप्चर होता है तो गैमेटोसाइट बनाता है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है। गैमेटोसाइट बनाता है, गैमेटोसाइट बनाया और कंडीशन क्या है कि हम बात करते हैं कि फीमेल और मेल गैमेट दोनों को दोनों बन गया। जैसे मच्छर ने किसी उस इंसान को काटा तो मच्छर के अंदर गैमेटोसाइट चला गया, इस मच्छर में काट लिया है तो मच्छर में क्या गया, गैमेटोसाइट गया, इसके पेट में जाएगा फीमेल में। गैमेटोसाइट उसके ब्लड के जो खाना उसने खाया उसके मील में चला गया। जाने के बाद जो है ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशंस करता है उसी के अंदर में। उसी के अंदर में क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशंस कर रहा है। और फर्टिलाइजेशंस करने के बाद जो बात करते हैं बेटा कि फर्टिलाइजेशंस किया तो ये बड़ा साइज में हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसके पेट में रखने का जगह नहीं है। इसके पेट में जगह नहीं तो आगे क्या करेगा, ये पुश करके सिलेवरी ग्लैंड में लेके आ जाएगा। ये सिलेवरी ग्लैंड में लेकर के आ गया, ये सिलेवरी ग्लैंड है, यहाँ पे लेके स्पोरोजोइट्स को सिलेवरी ग्लैंड में लेके आ गया। और ये क्या करता है, अब इसका स्पोरोजोइट्स जवान हो चुका है जो इन्फेक्शन करने के लिए रेडी है। ठीक है, जब यही मच्छर किसी इंसान को काटेगा, तरोताजा इंसान को, हेल्दी इंसान को, तो उसको क्या हो जाएगा जी बेटा, मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। आएगा क्या, आ जाएगा। तो ये हमारा मलेरिया के लिए बात कर रहा, हमने मलेरिया की बात कर लिया। चलो यहाँ पे फिर से हम एक बार छोटा सा डायग्राम में आपको फिर से रिव्यू कर देता हूँ। एक हेल्दी इंसान को मस्कीटो काटा, इसके लीवर में चला गया स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स गया, स्पोरोजोइट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पे लीवर सेल में बहुत सारा जो है लीवर से कहाँ चला गया, ये चला गया आपका जो है लीवर सेल्स ब्रस्ट होता है, चला गया ब्लड में। तो ब्लड में जाने के बाद जो है ये बहुत सारे जो है ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड कर दिया और सेल के अंदर बहुत सारा बन गया। तो ये क्या करता है बेटा कि इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा कि जैसे ही ये इसने क्या किया कि मतलब कि यहाँ पे ब्लड सेल फटा तो दो तरह का गैमेटोसाइट बना, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। और इसको जैसे मस्कीटो ने बाइट किया तो ये मील के रूप में, खाना के रूप में फीमेल ने अपने पेट के अंदर ले लिया और लिया तो यहाँ पे पेट के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ, ये साइज बढ़ेंगे मस्कीटो होस्ट में और ये मूव करके चले जाएंगे कहाँ, मस्कीटो को पेट से सिलेवरी ग्लैंड में, मुंह में, स्पोरोजोइट्स सिलेवरी ग्लैंड में गया। जब यही मच्छर किसी को काटेगा तो उसको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। आप इसके साइकिल को पढ़ लेना बेटा। यहाँ पे मलेरिया जो होता है किससे, प्लाज्मोडियम विवैक्स से होने वाला है। मलेरिया किससे होता है जी, प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये प्रोटोजोन है। चार तरह के हमने, तीन तरह के मलेरिया पैरासाइट के बारे में, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली। अब प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे खतरनाक जो है टर्शियन मलेरिया को कॉज करता है, लेकिन हम में जो होता है नॉर्मली कौन, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। तो यहाँ पे इसके लिए बात करते हैं बेटा कि ये क्या करती है कि आरबीसी के अंदर, आरबीसी में एसोसिएट होती है, रिलीज करती है एक हीमोज्वाइन को, जो एक टॉक्सिन है जो कॉज करती है चिल फीवर रिकरिंग, 3 से 4 दिन पे फीवर आता है ठंडा लग करके। गेम्बूसिया फीस जो इसके लिए मस्कीटो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, मलेरिया और फलेरिया के लिए क्या करते हैं, नदी नाला में गेम्बूसिया फीस के बच्चा को डाल देते हैं। ठीक है ना, उसके लार्वा को डाल देते हैं ताकि उसके मस्कीटो के जितने भी लार्वा है ना उसके बच्चे न खा जाएंगे। इम्यूनिटी कहने का मतलब एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द इन्फेक्टिशियस एजेंट। इम्यूनिटी मतलब रोग निरोधक क्षमता। दो तरह की इम्यूनिटी होता है बेटा, एक इनेट इम्यूनिटी होता है जो बाय बर्थ होती है, हमको मदर से मिलती है। कहाँ पे, बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ है, और इसको हमने बाहर में आकर के एक्वायर्ड किया। तो ये कहा जा रहा है कि ये बेटा क्या होता है जी, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का होता है। बिल्कुल देखो दोनों में आपसे इनेट इम्यूनिटी आपसे पूछ चुका है शायद हमारे ख्याल से, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बारी है। तो इनेट इम्यूनिटी जो जन्म से ही हमें इम्यूनिटी आता है, इसमें 4 बैरियर होता है जो क्या करती है, ऊपर वाले हमको दे के भेजते हैं कि भैया ये हथियार है लेके जाओ और आप जो है ये चारों के चारों को यूज करना नीचे ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। फिजिकल बैरियर में कहा जाता है स्किन को, ये क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन करता है, रिस्पिरेटर बहुत सारा। फिजियोलॉजिकल बैरियर के कंडीशन में बात करते हैं तो एसिड वेसिड हमारे स्टमक से, हमारे टीयर, आँख में, ये सब जो हमारे वेजाइना के अंदर जो है बहुत सारा जो है एसिडिक सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं वहाँ पे। सेलुलर डिफेंस के कंडीशन में ल्यूकोसाइड जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट की पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बात करते हैं, मोनोसाइट के बारे में बात करते हैं, नेचुरल किलर सेल की बात करते हैं, लिम्फोसाइट का। ये सब ब्लड का है, सेलुलर बैरियर, ब्लड क्या है, सेल है। साइटोकाइनिन बैरियर के कंडीशन में इंटरफेरॉन, ये भी क्या करते हैं हमको मतलब कि जो पैथोजन आएंगे उसको रोकेंगे। ये बेटा बात करते हैं मैकेनिज्म टू टाइप से होता है, इसमें प्राइमरी रिस्पांस और सेकेंडरी रिस्पांस होता है। इन्वॉल्व होता है इसमें लिम्फोसाइट, टू टाइप के, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को देता है, और ये टी लिम्फोसाइट जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI आ जाएगा क्या, ठीक है ना। ह्यूमरल इम्यूनिटी को बी लिम्फोसाइट, फेमस समझ में आ रहा है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और टी लिम्फोसाइट जो है क्या करता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब इम्यूनिटी के कंडीशन में हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे, कि इम्यूनिटी जो है हमारे दो तरह, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव तो हम बात करते हैं कि ये मेमोरी सेल, एंटीबॉडी, ये सब का सब होस्ट के बॉडी में होगा, जो उसको क्या करेगा, एंटीजन को एक्सपोज होने से, उसको करने से रोकेगा। ये स्लो प्रोसेस होता है। ये यहाँ पे बात करते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडी होती है। जैसे मान लो कि हमको सांप काट लिया, तो हम हमारे बॉडी में तो ऐसा है नहीं कि हमको बचाएगा, हमको बाहर से एंटीवीनम लेना पड़ेगा, डायरेक्टली हम एंटर करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये भी एक्टिव भी दो तरह का होता है। पहले तो इम्यूनिटी दो तरह का, एक्टिव पैसिव। अब एक्टिव भी दो तरह का, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। और पैसिव भी दो तरह का, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल में क्या है कि ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शंस बाय द माइक्रोब्स, नेचुरली जो होगा उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। आर्टिफिशियल, इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिब्रेटिंग ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो हम करते हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आता है, नेचुरली इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन उसको हम अपने से इंट्रोड्यूस करते हैं एज ए फॉर्म ऑफ वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा, तो ये रेडीमेड है, हमको मदर बना के देती है। एंटीबॉडी IgG जो प्लेसेंटा से बेबी में जाता है, और दूसरा IgA एंटीबॉडी है, इम्यूनोग्लोबिन है एंटीबॉडी, जो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉम से फीटस में जाता है, बच्चे में जाता है। पैसिव इम्यूनिटी के कंडीशन में ATS बोले तो बेटा, ATS बोले तो क्या जी, ATS बोले तो क्या जी, ATS बोले तो एंटी टेटनस सीरम के बारे में बात करते हैं, और स्नेक वीनोम के बारे में बात करेंगे, स्नेक वीनोम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों हम क्या करते हैं जी, आर्टिफिशियल हमारे पास है। जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम है बेटा कल के दिन। चलो, एंटीबॉडी के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन करते हैं, इसकी बात क्या करते हैं, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा दिखेगा कम, बट इसको इसको कंट्रोल करिए। अभी बहुत टाइम हो चुका है। गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं, एंटीबॉडी भी कहते हैं, और इसको इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो हमारे पास है क्या कि हम 5 तरह के एंटीबॉडी जानते हैं। और एंटीबॉडी बना कैसे बेटा, तो प्रत्येक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। 4 देखो, 1 2 3 4, और 2 बड़ा बड़ा है तो ये हैवी चेन है, 2 छोटा छोटा है तो लाइट चेन है। तो आप H2L2, हैवी 2 और लाइट 2। तो यहाँ पे एंटीबॉडी में कितना जी, 4। कार्टून की जैसे आपका नेटवर्क दिख रहा है ना, यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज हर जगह पे जुड़ा हुआ है, इसको 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 देख लो। ठीक है ना। अब एंटीजन बाइंडिंग साइट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, आ जाएगा इतना। अब इसमें कितना तरह का होता है, तो ये 5 टाइप का जो है एंटीबॉडी है। कौन कौन सा, GAMED, तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। और ये कैसे क्या होते हैं, ये कोड है बेटा, ये ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, ये कोड है। गेम्ड पीसिल, मतलब कि IgG प्लेसेंटा से पास करता है, IgA सीरम बोले तो मिल्क से, कोलेस्ट्रम से, IgM सबसे पहले इन्फेक्शन होता है तो पहुंचता है, अर्लियर अराइवल है। IgE एलर्जी में काम करता है, और डी के कंडीशन जो लिम्फोसाइट है उसमें जा करके इसका डेवलपमेंट होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इस कोड को आप पढ़ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, कौन कब कैसे आता है। ठीक है, एलर्जी के केसेस में हम बात करेंगे बेटा। एलर्जी आप पढ़ चुके हो, एलर्जी के केसेस आप समझ चुके हो कि एलर्जी क्या होता है। किसी भी चीज़ से किसी को एलर्जी हो सकता है, उसे क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो कि आप अपने गाँव से नानी गाँव गए, नानी घर गए, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, आपको सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो जाता है, वहाँ से वापस आता है, ठीक हो जाता है। या आपकी बॉडी पे रस्से आ जाए, लाल लाल पैचेज हो जाए, तो इसकी वजह से, किसी भी चीज़ों की वजह से, पॉलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, माइट हो सकता है, कोई चीज़ों को खाने से हो सकता है किसी को एलर्जी। एलर्जेन कहने का मतलब जो एलर्जी कॉज करे, डस्ट है, पॉलन है, ठीक है।
डस्ट है, पॉलन है, वहाँ पे बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। 1 मिनट रुक जाइए। चलो बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टरबेंस था, कोई बात नहीं। चलो, यहाँ पे हम लोग एलर्जी की कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो एलर्जी के लिए आपने क्या बात कर लिया है कि ऑलरेडी जो है हम बात करते हैं, तो सबसे पहले पहुंचने वाला जो एंटीबॉडी कौन है? आईजीजी। किसके द्वारा हो सकता है? इसके द्वारा हो सकता है। ड्रग ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शंस केमिकल सिक्रीट होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन। पिछले साल का क्वेश्चन है बेटा कि एलर्जी की वजह से कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है, तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन थोड़ी सी मात्रा में मतलब कि कहाँ-कहाँ से, तो बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल से। इस बार क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि भाई मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से एलर्जी के दौरान क्या सीक्रेट करता है, ये तो पहले दे दिया है। लेकिन कहेगा कि भैया बेसोफिल सेल्स और मास्ट सेल्स क्या सीक्रेट करता है, तो आप हिस्टामिन और सेरोटोनिन दे दोगे। सिम्टम क्या होता है? छींकना, नाक आँख से पानी निकलता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। एलर्जी का टेस्ट क्या हो सकता है जी? patient is just patient is injected with a small doses of allergens to monitor his response। देख सकते हो आप, जैसे अस्थमा बात करते हैं, एस्थैलिन टैबलेट का नाम है, वो रिमेडी के कंडीशन ट्रीटमेंट में। एड्रेनालिन है, स्टेरॉइड्स वगैरह भी हम देते हैं, तो इसके सिम्टम एलर्जी का गायब हो जाता है। यहाँ पे ऑटोइम्यून के कंडीशन में बात करते हैं कि क्या होता है जब हमारा बॉडी के सेल ही, हमारे बॉडी के पार्ट ही हमारे बॉडी के अंदर की चीज़ों को नहीं पहचान पाए, तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अपने आप में ऑटो इम्यूनिटी, बॉडी जनरेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट्स ऑन सेल। अपने ही सेल के अगेंस्ट में क्या हो जाता है, ये खड़ी हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यूनिटी। इसके कंडीशन में ये जेनेटिक हो सकता है या अननोन रीजन भी हो सकता है। एग्जाम्पल के कंडीशन में रेमेटॉइड अर्थराइटिस का हमने बात कर लिया है, ग्रेव्स डिजीज है, जुवेनाइल डायबिटीज है, ये सब का सब जो है एग्जाम्पल है किसका? ऑटो इम्यून डिजीज का। अब आपसे पूछा जाएगा बेटा, इस बार में भी क्वेश्चन शो हो सकता है, किसके कंडीशन में हो सकता है बेटा? तो कहा जाता है कि लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ना, दो तरह का होता है, एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है? प्राइमरी जो क्या करता है बेटा कि जो 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 क्या करता है जी, बी लिम्फोसाइट और जितने भी चीजें हैं, बात करते हैं कि ऑर्गन ऑफ लिम्फोसाइट बर्थ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वह ऑर्गन जो लिम्फोसाइट, जो हमारा डब्ल्यूबीसी सेल्स को जन्म देता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है ना, इमेच्योर लिम्फोसाइट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में चेंज करता है। एंटीजन, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, ये बोन मेरो और थैमस दो ही हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, तो ये ऑर्गन एक्ट एज अ साइट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट with the antigen, proliferations of the lymphocyte, transformations into the effector cells, जैसे स्प्लीन है, टॉन्सिल है, पेयर्स पैसेज है, लिम्फ नोड है, ठीक है ना, माल्स है। ठीक है, यहाँ पे माल्ट्स के कंडीशन में आपसे बार बार पूछा जाता है बेटा कि म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो जितने भी आपका लिम्फोइड टिश्यू है उसका 50% ये अकेले है। लाइन्स ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, यूरोनोजेनिटल हो, वेजाना के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के कंडीशन में आपको बात करें तो क्या क्या हो सकता है, ये तो आप जानते हैं पहले से ही, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी। तो ये एक्सपोजर होता है पैथोजन का फर्स्ट टाइम में। और ये कैसा होता है बेटा कि लो इंटेंसिटी का होता है। ये जब नेक्स्ट टाइम जो आपका कोई चीज़, जैसे मान लो कि हमको जो है माता हो गया, माता बोले तो चिकन पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स, वो हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा ना, तो हमारे माता के अगेंस्ट जो वायरल है वो, ठीक है ना, चिकन पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स, तो इसके अगेंस्ट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जाने दो, वो वायरल है, तो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया है। तो दूसरा जो होगा ना, वो एक्सपोजर जो है बहुत ही सेम पाथ पे होगा, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं रिस्पॉन्स बॉडी में क्या करता है, हाइटेंड कर देती है। ठीक है? मतलब कि जो हो रहा है ना, उसके लिए ये बात करें तो बिल्कुल जो है ये रिस्पॉन्स नहीं लेगी। रीज़न क्या है कि हमारे बॉडी ने क्या किया है, उसके अगेंस्ट में अपना हथियार बना के तैयार कर दिया। अब चलो बेटा, यहाँ पे हम एड्स के बारे में, इस बार में भी क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है, ठीक है? यहाँ से रह सकता है, तो आप देखो कि इस जगह पे हम बात करें कि ये आपका एड्स है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले देखो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कहा कि एड्स इज़ नॉट अ डिजीज़, एड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़। एड्स के कंडीशन में बात करते हैं तो ये एक डेफिशिएंसी
ऑफ इम्यून सिस्टम है। एड्स जो है, ठीक है ना, ये कॉज होता है किसके द्वारा, एक वायरस है जिसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। ये रेट्रो वायरस है बेटा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है। रेट्रो वायरस इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। एड्स का सबसे पहले रिपोर्टिंग अमेरिका में हुई 1981 ईस्वी में, और हमारे कंट्री में इंडिया के कंडीशन में बात करता हूँ तो 1986 में। कितना जी, 1986 में हुआ। आ जाएगा। चेन्नई में किसी समझ रहे हो ना, चेन्नई में किसी जो है प्रोस्टिट्यूट के यहाँ जो ये सब देखा गया। ट्रांसमिशन कैसे होता है, आप आपसे पूछेगा कि एड्स पे, एड्स क्या होते हैं, एड्स के बारे में लिखो, एड्स पे शॉर्ट नोट्स लिखो, लॉन्ग नोट्स लिखो, एड्स को एक्सप्लेन करो पूरा, उसका पॉजिटिव सारा का सारा। तो इसमें हम जानते हैं कि एड्स का इन्फेक्शन जो HIV के द्वारा होता है, ये सबसे पहले 1981 ईस्वी में अमेरिका में आया था। इंडिया में कब जी, 1986 ईस्वी में आया। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये एक से दूसरे में कैसे फैलता है, इसके कंडीशन में हमने बोला कि एड्स किसके द्वारा, HIV के द्वारा होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसके जो वायरस है, कुछ है रेट्रो वायरस है, जिसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, रेट्रो RNA, ठीक है। इसमें ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट से, एक पार्टनर को हुआ दूसरे पार्टनर को फैल जाएगा। ट्रांसफ्यूजन ब्लड डोनेशन से होता है। ब्लड जो है आपको पीरियडिकली आपको जो है चेक करके ब्लड देना चाहिए और लेना चाहिए। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, ठीक है ना। नीडल, एक ही नीडल से एक को इंजेक्शन दिए, उसी नीडल से दूसरे तो हो सकता है पहले यदि इन्फेक्टेड हो। मदर से, जो मदर इन्फेक्टेड है, प्लेसेंटा के द्वारा जो है बेबी में ट्रांसमिट कर सकती है। रिस्क ऑफ गेटिंग ऑफ इन्फेक्शन इंड्यूसेस द इंडिविजुअल्स मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए। आपको रिस्क कब हो सकता है, ठीक है ना, ड्रग एडिक्ट से दूर रहें। टेक ड्रग इंट्रावेनसली इन ग्रुप, ग्रुप में लेता है। तो अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको मैं डील करता हूँ। देख बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो HIV जो है बॉडी में एंटर करा, एंटर करने के बाद जो मैक्रोफेज के पास गया, ठीक है ना, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। मैक्रोफेज को फैक्ट्री बोलते हैं, वहीं पे बनता है। RNA रेप्लिकेट करता है, रेट्रो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब ये एक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन तो होगा बट रिवर्स मैनर में। ट्रांसक्रिप्शन बोले तो RNA DNA से RNA का बनना, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है कि यहाँ फ्रॉम वायरल DNA, समझ में आ रहा ना। वायरल DNA जब जब यहाँ पे बात करते हैं, RNA जीनोम रेप्लिकेट इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो RNA से DNA बना देता है, वायरल DNA, ठीक है ना। वायरल DNA रिस्पॉन्स करता है इन होस्ट DNA में, इन्फेक्टेड सेल्स प्रोड्यूसेस अ वायरस पार्टिकल। HIV एंटर करता है T हेल्पर सेल में, ठीक है ना, क्योंकि T हेल्पर सेल को भी उसको पसंद है भोजन के रूप में। रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरस, अटैक अदर हेल्पर टी सेल्स, और दूसरे पे तो टी सेल का नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी कैसा होगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पे रेट्रो वायरस है, ये वायरस का इन्फेक्शन हो गया, हमारा सेल है ये, इन्फेक्शन हुआ तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल RNA को एंटर कर दिया। RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करता है जी, वायरल DNA को बना दिया, ठीक है। वायरल DNA अब चला गया कहाँ पे, हमारे न्यूक्लियस को के DNA से इंटेंगल हो गया। ये जो है क्या कर दिया जी, वायरस के साथ मिल करके ये न्यू वायरस पार्टिकल बना दिया बहुत सारा, और धीरे धीरे अलग जाएंगे तो ये इन्फेक्टेड पार्टिकल क्या करता है, दूसरे को इन्फेक्ट करेगा, और इसी तरह से क्या करता है, आपका इन्फेक्शन फैलाता रहेगा, ठीक है, एक से दूसरे में चला जाएगा। चलो, हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि HIV पर्सन में इन्फेक्ट को इसके होने से क्या-क्या हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम, वायरस, फंजाई, किसी भी पैरासाइट से लाइक टोक्सोप्लाज्म के कंडीशन में। डायग्नोस के कंडीशन में बात करते हैं तो एलिजा, सबसे पहले PCR करेंगे, तब एलाइजा करेंगे, लास्ट में हम कंफर्मेटरी टेस्ट के कंडीशन में बात करते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट। डायग्नोस टेस्ट के बारे में, वेस्टर्न ब्लॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्म टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट। तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट है इसका एक ही एंटीवायरल ड्रग है, AZT, ठीक है ना, पार्शली इफेक्टिव है, लेकिन भैया इसकी मृत्यु जिसको हो गया उसको जाना तय है। तो समझ में, ट्रीटमेंट इज बेटर देन, ठीक है ना, क्योर इज बेटर देन प्रिवेंशन। समझ में आ रहा ना कि अ, आपका जो है आप अपने से सचेत रहो, अवेयर रहो तो ठीक है, नहीं तो हो गई तो हो गई, जिसकी लगी उसकी लगी। अब यहाँ पे ये दवाई आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, तो आपका लाइफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन आपको जाना तय है। प्रिवेंशन ऑफ एड्स की कंडीशन में तो आप क्या करो कि इसके लिए अवेयर करो। हम जानते हैं कि प्रत्येक साल 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है,
यहाँ पे हम वर्ल्ड एड्स डे के कंडीशन में 1 दिसंबर को मानते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल भी है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, और दूसरा नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ की कंडीशन में बात करते हैं, डूइंग अ लॉट ऑफ एडुकेट पीपल अबाउट एड्स के बारे में बताता है। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है कैंसर। तो कैंसर के कंडीशन में देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर जो है। इसके लिए बात करा जाता है कि इसका कोई डेफिनेट पाथ नहीं है, लोग इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि ये किसके द्वारा हो रही है, ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं आप। आपको ये मानना पड़ेगा कि भैया इसका पॉजिटिव एजेंट, जनरली लोग बोलते हैं कि कैंसर जो होता है ना टोबैको प्रोडक्ट्स के नहीं, इसके आपके हर हर इंसान के बॉडी में हर सेल में इसका जीन होता है। इसका क्या होता है बेटा, जीन होता है। ये क्या होता है जी, जीन होता है। तो जीन क्या है, ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन होता है। तो ये जीन और उसको उंगली करने वाला जो कार्सिनोजेन एजेंट है वो टोबैको प्रोडक्ट है। यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन होता है, हाईली कंट्रोल होती है ये चीजें, और रेगुलेटेड होता है। ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल मैनर में होता है। लेकिन कैंसर के सेल में ये सारा का सारा चीज हट जाता है, खत्म हो जाता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म खत्म। अब कैंसर जो है एबनॉर्मली कहा जाता है, अनकंट्रोल माइटोसिस इज नॉन एज कैंसर, मतलब कि माइटोसिस सही तरीके से हो रहा है तो सही ऑर्गन बन जाएगा, लेकिन अनकंट्रोल हो जाए तो भैया क्या से क्या ट्यूमर बना देगा। ट्यूमर मतलब गांठ, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर अपने प्लस जगह से हिलेगा नहीं, हार्मलेस होता है, लेकिन जो स्प्रेड आउट होता है, जो फैल जाता है नियर बाय, तो वो हार्मफुल होता है, मैलिग्नेंट। अब हमें बात करना पड़ेगा बेटा कि यहाँ पे इसके लिए हम बात करें तो आप क्या कहते हो मेटास्टेसिस, इसमें क्या कंडीशन है, कैंसर और नॉन कैंसर सेल में क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है। ये कैंसर से आपको कैंसर सिंपल तरीके से आप कैंसर के बारे में डिफाइन कर दोगे, कैंसर कैसे होता है हमारे बॉडी में उसके बारे में, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह यदि फैल जाए तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। एंजियोजेनेसिस कहने का मतलब है ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनिवेशन कहने का मतलब होता है बेटा, हम समझाते हैं आपको। ऑन्कोलॉजिस्ट एक प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश किया कि भैया एक कॉन्टैक्ट इनिवेशन की बात करते हैं तो भैया एक सेल हमारे दूसरे सेल के नॉर्मली जो है जुड़ा हुआ है। दोनों में हम अंतर कर सकते हैं कैसे, कि ये दोनों सेल में आप अंतर कैसे कर सकते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है ना कि बिल्कुल जो है जो भी सेल डिवाइड कर रहा है या डिफरेंशिएट कर रहा है ये एक रेगुलर, आपको पीछे मैंने बताया है, पीछे आपका लिखा हुआ भी है कि यही चीजें कि जो रेगुलर वे में होता है वो बिल्कुल जो है एक सिंक्रोनाइजेशन है, उसमें कंट्रोल है, रेगुलेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो ये कंट्रोल प्रोसेस है। लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उसे क्या कहते हैं जी, कैंसर कहेंगे ना, आ जाएगा। कैंसर का टाइप के कंडीशन में बात करूँ तो इंपॉर्टेंट है बेटा, चारों तरह के कैंसर आप देख लीजिए। जो सार्कोमा की कंडीशन, कार्सिनोमा के कंडीशन में बात करते हैं, इपिथेलियल सेल में जो कैंसर होता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं। सार्कोमा जो कैंसर कनेक्टिव टिश्यू में होता है उसको सार्कोमा कहते हैं। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। लिम्फोमा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में यदि कैंसर हो जाए, तो जैसे स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, इसमें कैंसर हो जाए तो इसको लिम्फोमा कहेंगे। आ जाइए, अब दोनों सेल में अंतर क्या है, आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, मतलब कि कैंसर वाले सेल और नॉर्मल सेल में क्या अंतर है। चलिए यहाँ पे हमारे पास का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यहाँ पे होता है नॉर्मल सेल में, इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस नॉर्मल है, इसमें अब नॉर्मल है। ट्यूमर फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। कॉन्टेक्ट इनिबिशन इसमें होता है, कोई मानता है एक दूसरे की बातें, इसमें नहीं होता है। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, स्टार लगा लेना। ग्रोथ फैक्टर जरूरत है, यहाँ पे कोई जरूरत, अपने आप हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कॉन्टेक्ट इनोवेशन नहीं होता है। एंजियोजेनेसिस इसमें नहीं होता है। ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन इसमें होता है। मेटास्टेसिस मतलब माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह ट्यूबर का, इसमें नहीं ट्यूबर माइग्रेट करता है, इसमें माइग्रेट करता है। कैंसर जो कार्सिनोजेन की बात है, कैंसर कॉज करने वाले एजेंट को कार्सिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कैंसर करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं जी, कैंसर कॉज करने वाले को कार्सिनोजेन कहते हैं। कैंसर कॉज करने वालों को क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन। इसमें हम सबसे पहले फिजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं। जितने भी आयनाइजिंग रेडिएशन है, गामा रे है, तो आयनाइजेशन आयनाइजेशन रेडिएशन की बात करते हैं तो गामा एक्स रे और गामा रे आयनाइज होता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन आयनाइजिंग के बारे में बात करते हैं तो यूवी रेज, किसकी बात करते हैं बेटा, किसकी बात करोगे, यूवी रेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसकी, यूवी रेज के बारे में बात करते हैं।
तो हमारे पास जो है ये यूवी रेज की कंडीशन में बात करते हैं, तो यूवी रेज कैसा है जी, नॉन आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग है, लेकिन एक्स रेज, गामा रेज ये दोनों क्या है, आयनाइजिंग है। केमिकल के कंडीशन में बहुत सारा टोबैको स्मोक्स करते हैं, जिसमें क्या कंडीशन, लंग कैंसर होता है, ठीक है ना। गुटखा तंबाकू ये सब खाते, ऑरल कैंसर होता है। विनाइल क्लोराइड है, जो विनाइल लीवर कैंसर करता है जी बेटा, विनाइल क्लोराइड है। कैफीन है, निकोटीन है, तो मस्टर्ड गैस है। तो विनाइल क्लोराइड आप याद रखिएगा, विनाइल एल आ रहा है ना, लीवर कैंसर कॉज करता है। तो अब बायोलॉजिकल एजेंट क्या क्या है बेटा, तो ऑन्कोजिन, ऑन्कोजेनिक वायरस के कंडीशन में बात करते हैं, सेलुलर ऑन्कोजन के बारे में बात करते हैं, कुछ वायरस भी है और कुछ जो है ये, तो सी ऑन्कोजेन या प्रोटो ऑन्कोजेन बोलते हैं इसको, हमारे पास सेलुलर ऑन्कोजेन की बात करते हैं। मैंने सी ऑन्कोजेन की कंडीशन में नॉर्मल है, ये एक्टिवेट हो जाए तो ये कैंसरस हो जाता है, आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, डायग्नोस के बारे में आप बात करो, इंपॉर्टेंट है। डायग्नोस दो तरीके से, मतलब कि इसमें बायोप्सी करते हैं, टिश्यू लिया, टिश्यू को भेज दिया लैब में उसको चेक करने के लिए। दूसरा हमें उस बहुत सारा जो मशीन के द्वारा करते हैं, एक्सरे करते हैं, ठीक है ना, सीटी स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है, एमआरआई की कंडीशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये करते हैं, और एंटीबायोटिक एंटीजेन एंटीबॉडी अगेंस्ट द कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन उसमें देते हैं, तो उससे भी डिटेक्ट हो जाता है। दूसरा हम टेक्निक जो मोलिकुलर बायोलॉजी डिटेक्ट करता है रिलेटेड टू द कैंसर। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के कंडीशन में हम बात करें तो चार तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। पहले तो कंडीशन है कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लास्ट में सर्जरी, या फर्स्ट में ही सर्जरी, ये इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज की बात करता हूँ। तो थर्ड स्टेज समझना कि आखिरी स्टेज है, फोर्थ स्टेज तक जाता है, मतलब कि फर्स्ट स्टेज आपका क्या करता रहता है, जो काटने वाली पार्ट है ना, जैसे कहीं उंगली में हो जाए, कहीं मसल्स वाले एरिया में हो जाए, तो वो उसको काट करके, यदि प्राइमरी स्टेज है तो उसको काट करके हटा देते हैं, नहीं तो उसको क्या करते हैं, एक रेडिएशन देते हैं जो कैंसर सेल को मारने का काम करता है। ट्यूमर सेल्स रेडिएटेड लिथेलिटी विदाउट डैमेजिंग द नॉर्मल सेल को, बिना डैमेज किए हुए हम रेडिएशन से मारते हैं। कीमोथेरेपी केमिकली हम उसको यूज करते हैं, कीमोथेरेपिक ड्रग देते हैं, जो ड्रग में साइड इफेक्ट होती है बेटा, कैंसर में देखे हो ना आप जानते हो कि एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको कैंसर होता है ना, तो उसको जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसका सारे बॉडी एयर जो लॉस हो जाता है, सर का बाल बाल खत्म हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। इम्यूनोथेरेपी के कंडीशन में कोई वायरस से इन्फेक्ट कराया, उससे एक इंटरफेरॉन निकला, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्ट्रॉय ट्यूमर, ठीक है ना, देयर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को, वहाँ पे इंटरफेरॉन निकलता है, वायरस इन्फेक्ट करे तो इंटरफेरॉन निकला, वो इंटरफेरॉन क्या करता है, ट्यूमर को खत्म करता है। सर्जरी के कंडीशन में मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, ये तीनों के तीनों कंडीशन में ये मिला करके हम क्या करते हैं, अधिकतर कैंसर को ट्रीट करते हैं। कॉमन ड्रग बेटा यहाँ पे बात करते हैं, कौन कौन ड्रग जो यूज करता है, अब्यूज करता है, उसके बारे में बात करता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा ऑपियोइड के कंडीशन में हम एग्जांपल में हीरोइन है जिसको स्मैक भी कहते हैं, मॉर्फिन है जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं पेपावर सेमिनिफेरम, बार बार